कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अस्थमा के अटैक्स को ट्रिगर करती है, ये जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अस्थमा के अटैक्स बहुत लोग को होते हैं लेकिन लोग इसके रिस्क फैक्टर्स और ट्रिगर्स को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए अक्सर वो परेशान होते रहते हैं, बार बार अस्थमा के अटैक्स आते रहते हैं और लोग उसे मैनेज या मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ों से अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो सकता है। पर्पस डिस्कशन का ये है कि यदि इन ट्रिगर्स से आपको अस्थमा का अटैक हो रहा है तो आप उससे बच सकते हैं। आपके नज़दीक वाले लोग को या नियर एंड डियर वंस को अगर अस्थमा का अटैक हो रहा है तो इनमें से कोई ना कोई कारण इसमें से हो सकता है, जिसे यदि आप ढूंढ करके आपके पेशेंट को इससे बचा सकेंगे तो आप उनको अस्थमा की बीमारी से बचा सकेंगे और शायद इस बीमारी को पूरी तरह ठीक भी कर सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं। पॉलेंस बेसिकली जो है, कई पौधे जो हैं वो अपने बीज या उसके तरह से एक पार्टिकल्स निकालते हैं जो कि जगह जगह उनको स्प्रेड करने में और जगह जगह ग्रो करने में मदद करता है। पेड़ों से, घास से, अलग अलग तरह के फूल से ये पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। छोटे छोटे ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ज़्यादातर दिखाई नहीं देते, आप इसको देख नहीं पाओगे, लेकिन ये काफ़ी लोग को एलर्जिक रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा बहुत ज़्यादा पेड़ों का कलेक्शन है या बहुत ज़्यादा घास वगैरह, तो काफ़ी उस तरह के केसेस में पॉलन ग्रेन्स आपका अस्थमा का कारण हो सकते हैं। तो इनसे अगर आप बच सकें तो बचने का प्रयास करिए। हालांकि ये चीज़ों को पूरी तरह कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स बहुत दूर दूर से भी आ सकते हैं और आपको अस्थमा का अटैक करवा सकते हैं। अगर आपके आसपास का वातावरण को आप कंट्रोल कर सकते हो, खासकर ऑटम और स्प्रिंग सीजन में जब पेड़ के पत्ते वगैरह झड़ते हैं और उस समय अगर ये फूल वगैरह झड़ते हैं, उससे पॉलन ग्रेन्स वातावरण में ज़्यादा निकलते हैं। ऑटम और स्प्रिंग सीजन में जब वो पेड़ एक दूसरे जगह पे अपने आप को ग्रो करने के लिए ये पॉलन ग्रेन्स को वातावरण में छोड़ते हैं, उस टाइम पे रिस्क ज़्यादा रहता है, तो उस समय ज़्यादा सावधान रहेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा वातावरण में जो धूल के माइट्स रहते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपके बेडिंग्स में, आपके कारपेट्स में, आपके फर्नीचर में जब आप धूल झड़काते हो तो ये डस्ट माइट्स निकलते हैं, जिनसे काफ़ी लोग को अस्थमा के अटैक्स होते हैं। तो इनसे आप डेफिनेटली बचने का प्रयास करिए। इसके अलावा जानवरों के जो बाल होते हैं, कुत्तों के, बिल्लियों के या अलग अलग तरह के पशु जो आप घर पर रखते हो, उनके जो बाल हैं उसमें ये काफ़ी एलर्जेंस होते हैं, तो उनसे आप बचने का प्रयास करिए। यदि आपको एलर्जी हो रही है और खासकर किसी जानवर के घर के अंदर आने के बाद एलर्जी बढ़ गई है तो ये कारण हो सकता है, तो आपको शायद उस जानवर से अलग रहना पड़ेगा या उसको कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट उसका एक्सपोजर बंद करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि आपका एलर्जी कम हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा वातावरण में मौजूद कुछ फंगस हैं जो कि कई बार गीली जगहों पे, बेसमेंट्स में, आपके किचन्स वगैरह में कई जगह रहता है, बाथरूम्स वगैरह में रहता है। ये फंगस यानी मोल्ड, ये भी अगर वातावरण में होता है तो अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। तो इसको भी अगर आपके घर में मौजूद है तो हटाना ज़रूरी है, इससे भी कई लोग को अस्थमा होता है। इसके अलावा कुछ रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स होते हैं जिनसे कई लोग को अस्थमा होता है। रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स में टोबैको यानी तंबाकू का जो धुआं है, अगर आप खुद स्मोक कर रहे हो तो भी अस्थमा बढ़ेगा, कोई आपके पास दूसरा कोई स्मोक कर रहा है घर परिवार में तो उससे भी अस्थमा हो सकता है। तो सबको मना करना है कि कोई भी स्मोक नहीं करे यदि किसी को अस्थमा है तो। इसके अलावा वातावरण में जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो भी अस्थमा के अटैक्स ट्रिगर कर सकते हैं। घर के अंदर कई पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं जैसे कि एयर फ्रेशनर्स वगैरह, परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स, इस तरह के जो फ्रेग्रेंसेस हैं ये भी घर के वातावरण में कई बार अस्थमा के अटैक्स ट्रिगर कर सकते हैं, तो इनसे भी आप बचिए। और घर के अंदर कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह भी रहते हैं जो भी अस्थमा कर सकते हैं। बहुत सारे तरह के फ्रेग्रेंसेस वगैरह हैं जैसे कि अगरबत्तियों का धुआं है या अलग अलग तरह के एयर फ्रेशनर्स वगैरह है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह जो आप घर में यूज़ करते हैं, उससे भी कई बार पोल्यूटेंट्स आते हैं। जो स्ट्रॉन्ग स्मेल करने वाली चीज़ें, इनसे अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो सकता है, तो इनसे भी बचने का प्रयास करें। इसके अलावा इन्फेक्शन से बचने का प्रयास करें। वायरस के जो इन्फेक्शन वातावरण में होते हैं इनसे भी कई बार प्रॉब्लम हो सकती है और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी हो सकती है। अलग अलग तरह के वातावरण में मौजूद जो कीटाणु हैं वो आपके बॉडी में अगर इन्फेक्शन करते हैं किसी भी तरह का, तो उससे अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो खुद को कीटाणु से बचाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और जब कभी आसपास किसी को इन्फेक्शन या किसी को जुकाम खांसी हो रही है तो उससे थोड़ा दूर रहें, उसके संपर्क में ना रहें, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी। कुछ लोग को एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा हो सकता है जो कि अपने आप में काफ़ी रेयर है, पर किसी को हो सकता है। अगर एक्सरसाइज करने के बाद किसी को अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो रहा है, जो कि खासकर ठंड के मौसम में या ड्राई एयर होता है तो उसकी प्रेजेंस में ज़्यादा होता है, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है और फिर एक्सरसाइज को आपको कंट्रोल वे में करना पड़ेगा या अस्थमा के लिए इनहेलर्स वगैरह लेने पड़ेंगे, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज या एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा होता तो रेयर है, तो जिसको होता है तो उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये टिपिकली एक्सरसाइज करने के बाद ही ज़्यादातर होता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से ज़्यादा होता है। इसके अलावा वातावरण में अगर कुछ मौजूद चीज़ें हैं, जैसे अगर ठंडी हवा है, ठंडी के मौसम में ज़्यादातर लोग का अस्थमा का अटैक आता है कि वातावरण ठंडा होता है तो अटैक्स ज़्यादा आते हैं।
ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा हाई हो तो भी अस्थमा होता है। ज़्यादातर अगर आप कोस्टल एरियाज़ में रह रहे हो या ऐसी जगह में रह रहे हो जहाँ उमस ज़्यादा है तो अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा थंडर स्टॉर्म्स वगैरह भी आते हैं, जैसे बारिश वगैरह होती है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी जिसमें बढ़ जाती है। हाई प्रेशर में या तेज़ हवाएं अगर चल रही है तो उसमें पोल्यून्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा आते हैं और ये फंगस के स्पोर्स भी बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो इसकी वजह से भी लोगों को अस्थमा का अटैक्स आ सकता है। तो थंडर स्टॉर्म्स में या ज़्यादा तेज़ हवाएं जब चलती है तो भी लोगों को अस्थमा का अटैक आ सकता है। और फाइनली कुछ मिसलेनियस ट्रिगर्स, कुछ लोगों को इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी या स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से भी अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो यदि किसी को स्ट्रेस रिलेटेड अस्थमा है तो उससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी कुछ लोग को अस्थमा होता है। कुछ लोग को रिफ्लक्स इंड्यूस अस्थमा होता है, जो कि ज़्यादातर रात के टाइम ही होता है। जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, खट्टी डकारें आती है, तो वो एसिड कंटेंट निकल के जबकि श्वास नली में थोड़ा चला जाता है, थोड़ा सा रिस्ट जाता है, जिसकी वजह से वो आपके लैरिंग्स को इरिटेट करता है, वहाँ पे सूजन क्रिएट करता है और अस्थमा बन जाता है। तो आपको एसिडिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा और रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे कि एस्पिरिन है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है और बीटा ब्लॉकर्स है, इनके साइड इफेक्ट से भी कुछ लोग को अस्थमा हो सकता है। जो लोग के श्वास की नलियाँ सेंसिटिव है, इन दवाइयों से उनको इससे रिलेटेड अस्थमा हो सकता है। हालांकि ये बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को दी जाने वाली दवाएं हैं, ज़्यादातर लोग को प्रॉब्लम नहीं आती है, पर कुछ लोग को प्रॉब्लम आ सकती है। यदि किसी की बॉडी सेंसिटिव है और उसको इनसे प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको ये दवाइयाँ बंद करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी या डोज कम करना पड़ेगा। इसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। तो अगर ये मेडिसिन देने के बाद अगर आपको अस्थमा का अटैक चालू हुआ है, बढ़ा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा और डॉक्टर से इसको डिस्कस करना पड़ेगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी अस्थमा के अटैक्स के क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से लोगों को अस्थमा का अटैक आता है। यदि इन ट्रिगर्स को आप अवॉइड कर सकें तो काफ़ी हद तक अस्थमा के अटैक के चांसेस को कम कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। अस्थमा के मैनेजमेंट में और अस्थमा के ओवरऑल अटैक की फ्रीक्वेंसी को कम करने में क्या क्या चीज़ें उपयोगी हैं, उस पर हमने सेपरेट वीडियो किया, आप वो हमारे चैनल पर ज़रूर देखें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।